हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम लोग घटना चक्र 2022 की सीरीज में इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा चुनाव आयोग, जिससे संबंधित हम लोग नोट्स पढ़ेंगे और आने वाले एमसीक्यूज़ भी पढ़ेंगे। और अब आगे 3 से 4 लेक्चर्स में हमारी इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी और आप लोगों की जो तैयारी चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की, उसको और भी बेहतर करने के लिए चैनल के माध्यम से दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कराई जा रही है, बाकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, और जो नए प्रश्न बन सकते हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने उसे भी नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पर जाइए चैनल पे, और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि वो सारी कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। डेली टेस्ट सीरीज जो है कि लाई जा रही है, दिन में 2 टेस्ट सीरीज, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो। और घटना चक्र की सीरीज भी ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट की करा दी गई है और कुछ सब्जेक्ट खत्म भी हो गए हैं, तो उनको भी आप प्रॉपर देख के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है चुनाव आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुसार अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। तो पहला प्रश्न बनता है आपका कि कौन से भाग में निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग। तो आपका भाग 15 है और अनुच्छेद कितने हैं, तो 324 से 329। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और यह एक स्थायी है, मतलब इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ यह स्वतंत्र निकाय है। कहने का मतलब इसको सरकार के द्वारा न तो भंग किया जा सकता है, न राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि इसे भंग किया जा सकता है, बल्कि ये संवैधानिक संस्थान है, तो इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये स्वतंत्र है। और इसके कार्य क्या होते हैं, तो ये मुख्य रूप से क्या करती है, चुनाव करवाती 4 संस्थाओं के। पहला संसद का चुनाव, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराते हैं। राज्य विधानमंडल, जहां पे राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद का कराते हैं। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इनके पदों पर जो है कि इन चारों के पदों के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं और इन निर्वाचन का संचालन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। आर्टिकल 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, जितने की समय समय पर राष्ट्रपति नियत करेंगे, मिलकर बनेगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा निर्वाचन आयोग के बारे में कि जब प्रारंभिक स्तर पर यह बना था तो 3 स्तरीय था, यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर 2 निर्वाचन आयुक्त और थे। साथ ही साथ फिर बीच में 1989 के आसपास इसे एक एकल निकाय बना दिया गया, मतलब केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही रहता था। लेकिन फिर 93 के आसपास आके इसको फिर से 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो ये समय समय पर राष्ट्रपति तय करते हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग को भंग नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 हो गए और जो अन्य होते हैं वो 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, और इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह भी लेता है। वहीं आगे देखते हैं कि 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था, जो मैंने आपको बताया, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम पहली बार निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, जिसमें हो गया 1 + 2 = 3। लेकिन फिर 1 जनवरी 1990 तक ही यह पद बने रहे और 1 अक्टूबर 1993 को फिर पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग वर्तमान में भी 3 सदस्यीय कहलाता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रादेशिक जो आयुक्त होते हैं चुनाव से संबंधित, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 होते हैं प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो कितने हो जाएंगे, 1 + 2 = 3। और ये व्यवस्था 1993 से अब वर्तमान रूप में चल रही है और इनके पास समान शक्तियां होती हैं तीनों के पास। ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और बाकी 2 को कोई वैल्यू ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस केवल ये संवैधानिक भूमिका में दिखते हैं कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, लेकिन तीनों की जो शक्तियां हैं वो समान है एक साथ, और साथ ही साथ उनके वेतन, भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी समान हैं। किसी सीनियर होने की वजह से किसी की सैलरी ज़्यादा नहीं है, सबकी बराबर है, सबके भत्ते, सबकी सुविधा, सबका विशेषाधिकार बराबर है। और ये किसके समान है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य हैं। जो सुविधाएं, जो वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी जाती हैं, वही इनको भी मिलती है।
निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए किसी निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल 6 वर्ष कैसे होगा, किसी की अपॉइंटमेंट होती है 56 साल की उम्र में, तो 6 साल अगर आप जोड़ोगे तो 62 साल पे वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की अपॉइंटमेंट 63 साल पे हुई या 64 साल पे हुई या 61 साल पे, तो अगर आप मान लीजिए कि आपने देखा कि किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों की 63 साल में उम्र में जो है कि नियुक्ति हुई, तो 6 साल अगर हम जोड़ेंगे तब तो उन्हें 69 साल तक रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले 65 वर्ष की उम्र आ जाती है और वो तभी वो रिटायर हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ पहले हो जाए, या तो 6 साल का कार्यकाल पहले आ जाए या उनकी 65 वर्ष की उम्र पहले हो जाए, तो वो रिटायर हो जाते हैं वहाँ से। आर्टिकल नंबर 324 का 5 कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जब न्यायाधीश को हटाया जाता है, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में, तो वहाँ पढ़ा था कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित होगा, तब राष्ट्रपति जो है कि उन्हें हटाएगा। और जिसमें क्या था, कदाचार और असमर्थता के आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो मतलब सरकार या संसद या राष्ट्रपति अपने मनमाने तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटा सकते थे। इसी प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका की तरह ही स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी रखा गया है, क्योंकि इनके भी आयुक्तों को हटाने के लिए सेम प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हटाए जा सकते हैं। वहीं किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज ऐसे आप नहीं हटा सकते। जब तक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब तक सिफारिश नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें नहीं हटा सकते हैं। राष्ट्रपति या सरकार या संसद कोई नहीं हटा सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जारी करेंगे। वहीं विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य या राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए एक अधिसूचना जारी होगी पहले, और वो अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, न कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्योंकि निर्वाचन आयोग आचार संहिता जारी करते हैं जो चुनाव से 1-1.5 महीने पहले होती है, लेकिन लगभग 3 महीने पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है कि भाई इस समय से निर्वाचन आयोग के माध्यम से लोकसभा 2024 का चुनाव होगा। या राज्यसभा मतलब अभी जो उत्तर प्रदेश में जो 2022 में योगी सरकार जीती थी तो चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर भी राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी की। फिर उसके बाद जो है कि सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है चुनाव के लिए। अच्छा, आगे देख लेते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन अधिसूचना जारी करता है। जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। विस्तृत अधिसूचना का मतलब होता है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, उसमें कहाँ कहाँ पे चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे, चुनाव के समय आप क्या चीज़ कर सकते हैं, किस प्रकार का प्रचार कर सकते हैं, आचार संहिता कैसी होगी, ये सारी चीज़ें निर्वाचन आयोग तय करेगा। लेकिन प्रारंभिक जो सबसे पहले अधिसूचना होती है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। वहीं अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है और भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, स्टेटूटरी राइट है, यानी कि लीगल राइट है। लोक निर्वाचन अधिनियम 1951 के तहत यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। तो ये कैसा हो गया, जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी संसद के द्वारा यह अधिकार दिया गया है मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, तो ये लीगल राइट हो गया। वहीं इसमें एक और सुधार किया गया, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो निर्वाचन की आयु थी उसे 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष से घटा के जो है कि इसकी 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि 28 मार्च को 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई और जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हो गई। स्थानीय निकायों यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग किसमें होता है? आर्टिकल नंबर 243 के से लेकर 243 ZA के तहत होता है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा कि जो पंचायत के लिए होता है वो 243 के में होता है और जो नगर पालिका के लिए होता है वो 243 ZA में होता है।
परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। और अब तक टोटल 5 बार परिसीमन आयोग गठित किया जा चुका है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ा था। अब आप कहेंगे सर 2020 में कैसे गठित हो गया? तो मेरे दोस्तों 2020 में जो गठित हुआ है वो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग गठित हुआ था। तो इसको भी हमने काउंट किया है कि यहाँ 5 बार परिसीमन आयोग अब गठित किया जा चुका है। नवीनतम परिसीमन की बात करेंगे तो परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। तो आपको ये याद रखना है कि 4 बार जो है कि आ चुका है, जिसमें आपका कौन सा हो जाएगा 1952, 1963, 1952, 1963 और 1973 और 2002, और साथ ही साथ 5वां आएगा 2020। ये किसकी अध्यक्षता में था? तो रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। और आगे देख लेते हैं हम लोग कि तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष का और विस्तार दे दिया गया और इसके दायरे से उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया और केवल किसका काम करने को कह दिया गया? जम्मू और कश्मीर का ही बस परिसीमन करने को छोड़ दिया गया था। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? VS रमा देवी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे छोटे से एक नोट्स। अब हम इससे संबंधित जो MCQs हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न देखेंगे। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो हमारा जो भारत का संविधान है वो भाग 15 के अंतर्गत कहता है कि आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, जिसमें 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग का गठन की बात करने कहता है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे सेकेंड, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 324 हो जाएगा। और भाग कौन सा हो जाएगा आपका? ये बार बार मैं याद करा रहा हूँ जिससे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कूट मिलाने के लिए। तो भाग 15 हो जाएगा। और अगर आप यहीं पे अनुच्छेद 148 की बात करेंगे तो ये आपका कैग से संबंधित है। किससे? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 324 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। और साथ ही साथ 326 में वयस्क मताधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? वयस्क मताधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये कूट में होगा ये प्रश्न। भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि उनके वेतन, भत्ते, लाभ और जो है कि शक्तियाँ सभी कुछ समान हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके या कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। यह भी बात सही है। इसीलिए वह क्या कहलाता है? स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे कहलाती है वैसी स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। लास्ट है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष आयु की प्राप्त कर लेने पर होती है। तो ये चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यह हमने पढ़ा था। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होना चाहिए, न कि 5 वर्ष और 62 वर्ष। तो आप देखेंगे कि चौथा भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा और तीसरा ही केवल सही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कूट भी देख लेंगे, दूसरा तीसरा का मतलब हो गया बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि उन्हीं के बराबर वेतन मिलते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि, जो भी पहले आएगी वो माना जाएगा। बिल्कुल सही है, सेकंड भी। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या सर उनको हटाने की जो प्रक्रिया है न्यायाधीश की तरह है या वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो आइए हम यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आप देखेंगे ए हो रहा है, सही आंसर ए हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही था, तीसरा नहीं सही था। तो अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं व्याख्या में। देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है, क्योंकि एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को स्वसंबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो किसको दे सकता है अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को दे सकता है। समझ में आ गई बात ये वाली? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो हमने पढ़ा था 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है किसके? तो आप देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश या किसी राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पद है वो किसी के समकक्ष नहीं होता है, बल्कि उनके वेतन भत्ते लाभ जो है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। ये पद उनका समकक्ष किसी के नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किस तरीके से? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डी स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जब संसद के द्वारा पारित कर दिया जाएगा ये बहुमत से, तो उन्हें हटाएगा कौन? राष्ट्रपति तो हटाएगा अल्टीमेटली एक आदेश दे के या साइन करके। तो आप देखेंगे बी और डी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज दिए हुए हैं कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। यह स्टेटमेंट गलत है, तो केवल ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लागू होती है वही इन पर भी लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्वाचन आयुक्त हटाए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाते हैं निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाते हैं। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करते हैं। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण करते हैं और निर्देशन एवं नियंत्रण भी करते हैं। तो आप देखेंगे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। अब आपके दिमाग में आएगा सर तीसरा भी सही होगा कि नहीं? तो देखिए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति जो है वो राज्यपाल करता है या राष्ट्रपति जो है कि स्वतः अगर संज्ञान में लेकर करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग कभी यह नहीं कहता है कि आप राष्ट्रपति शासन लगाओ। वो सिंपल सी बात है, वो कह देता है कि सर अभी मैं सक्षम नहीं हूँ कराने में, बाकी आप देख लीजिए कि आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है या पुरानी सरकार से ही अपना शासन चलाना है। तो तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ जो आएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप बी यहाँ पे सही भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कार्यों में से कौन से एक कार्य भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना, यह भी उसका काम है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन, यह भी कार्य है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव का संचालन, यह भी उसका कार्य है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, यह उसका कार्य नहीं है। यह राज्यपाल और वहाँ की सरकार संसद के द्वारा ये सारे काम होते हैं, इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा कार्य
निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है या किसका चुनाव नहीं संपादित किया जाता है? तो देखिए, लोकसभा का भी कराते हैं, राष्ट्रपति का भी कराते हैं, राज्यसभा का भी कराएंगे, लेकिन स्थानीय निकायों का नहीं कराते हैं। स्थानीय निकायों का राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, न कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना? बिल्कुल जी नहीं। आगे देखते हैं, नगर पालिकाओं और नगर निगम के लिए निर्वाचन कराना या निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। तो कौन से कथन सही होंगे यहाँ पे? तो आप यहाँ पे देखोगे कि डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, इनका जो निर्वाचन होता है ये संसद के सदस्य आपस में मिलकर करते हैं। क्योंकि पहली बार जब वो सदस्य के रूप में चुना गया, निर्वाचन किया गया लोकसभा के अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का, तो पहली बार तो संसद का सदस्य बन के आया होगा, तो उस समय ही निर्वाचन आयोग ने कराया। अंदर जो है कि सभा के अंदर या सदन के अंदर उनका कोई भी रोल नहीं होता है। तो तीनों ही गलत हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। यह गलत हो गया, 5 सदस्यीय नहीं है बल्कि 3 सदस्यीय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो देखिए, गृह मंत्रालय तय नहीं करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग, यही दोनों करते हैं। वहीं निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है। यह बात बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का डी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अब हम लोग, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इसी का संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है और राज्यों में राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है अधिसूचना। उसके बाद विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयोग निकालता है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा स्टेटमेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, तो ये गलत है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्य में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, यह भी गलत है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपालों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना और निर्वाचन की सिफारिश और उनकी अधिसूचना जारी करना, दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना, तो यह भी गलत है। तो सी केवल सही हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग केवल सिफारिश कर सकता है, जबकि आगे चल के राष्ट्रपति और राज्यपाल अधिसूचना जारी करते हैं, उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। तो 20 का हो जाएगा सही आंसर सी वाला। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 21। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि कौन से निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आप लोकसभा या राज्य विधानसभा का जो चुनाव करते हैं वो आम जनता के द्वारा ही तो सांसद और विधायकों को चुना जाता है। तो ये वयस्क मताधिकार है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं वो सारे के सारे मतदान करते हैं, या तो वो सांसद को चुनेंगे लोकसभा में या वो विधायक को चुनते हैं जो है कि विधानसभा में। तो ये तो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, तो ये सही है। दूसरा पढ़ते हैं, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, यह भी अपनाई जाती है हमारे, ठीक है। आनुपातिक एकल संक्रमणीय राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव में अपनाई जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, यहाँ पे देखिए लिस्ट सिस्टम पूछ रहा है, तो ये लिस्ट सिस्टम हमारे भारत में नहीं होता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली भी प्रयोग में आती है। तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आइए चौथे को भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा और चौथा दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखेंगे, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है अगर सांसदों की अयोग्यता से संबंधित कोई भी विवाद है। लेकिन अगर यह अयोग्यता दल बदल कानून से संबंधित है, किससे संबंधित है? दल बदल कानून से, तो यहाँ पे जो एकाधिकार हो जाता है वो स्पीकर महोदय का हो जाता है। किसका? लोकसभा स्पीकर महोदय या राज्य विधानसभा के स्पीकर महोदय का। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा 10वीं अनुसूची से आया है, यानी दल बदल से। और सामान्य रूप से अगर अयोग्यता की बात होगी तो निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, इन दोनों का योगदान इसमें होता है। यहाँ पे आप देखेंगे
आर्टिकल नंबर 102 का खंड 1 कहता है संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और संसद सदस्य की निरर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सभापति या अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के सभापति या अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद के सदस्यों की निरर्हताओं संबंधी प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? तो किसकी राय लेगा? राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से समय किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व किसकी राय लेता है? वो निर्वाचन आयोग की राय लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी जमानत राशि को खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है? ये जमानत राशि कितने हज़ार की होती है? 15,000 की होती है, जो आरबीआई के नाम से जारी की जाती है। तो मतदान बहुत कम हुआ है, या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन था, या निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से हुई, या निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपये को अगर आप 50 लोगों में बांटोगे तो एक व्यक्ति के पास 2 रुपये आएगा, यानी जो कि जमानत राशि मान लीजिए 10 रुपये है कि 10 रुपये तो मिलने ही चाहिए मिनिमम लोगों को। जब 50 लोग खड़े हो गए मांगने के लिए तो 2 ही रुपये तो मिलेगा, तो कई लोगों की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। लेकिन अगर वही 100 रुपया केवल 4 लोगों में बांटना हो तो एक व्यक्ति को एवरेज मान के चल सकते हैं कि 25 रुपये तो मिल ही जाएंगे, और जब 25 रुपये मिलेंगे तो जमानत राशि जो 10 रुपये थी वो आपकी पूरी हो गई। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से। तो यानी यहाँ पर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? संसद के द्वारा किया गया है। आइए इस पे हम व्याख्या भी पढ़ते हैं थोड़ी सी। न्यायालय के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपराधी घोषित किया गया है तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद करती है, न कि न्यायालय। वो तो केवल उस अपराधी घोषित करती है, उसके बाद संसद क्या करती है वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात जब उसकी सजा खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी आगे की 6 वर्षों की अवधि तक सदन की सदस्यता या चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल कौन है? हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, जिनको चारा घोटाले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा प्राप्त हुई थी, जिसके चलते उस सजा के खत्म होने के बाद भी 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो ये लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर भी यही मुकदमा चल रहा है। 27 प्रश्न देखें, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। जी बिल्कुल, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत था 1950-51 या निर्वाचन आयोग ने स्वतः बनाई थी? तो आइए हम यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ समझते हैं। आप देखेंगे कि इसका सी है, ए सही है और आर गलत है। इसका मतलब हो गया कि जो आदर्श आचार संहिता है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का एक दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी भी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। ये फोकस करिएगा, ये संसद द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कि बनाई जाती है या निर्मित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, यानी कि लीगल राइट है। और ये किस में लिखा हुआ है? ये आरपीए एक्ट 1951 यानी रिप्रेजेंटेटिव जो होता है एक्ट में लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है कैसा? विधिक अधिकार है, एक अधिनियम के अंतर्गत। और ये अधिनियम क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ऐसा कहा गया है। दोस्तों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होंगी हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे, उसे ज़रूर रीड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार कहलाता है? तो ये आपका वैधानिक अधिकार कहलाता है। कैसा अधिकार कहलाता है? वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31 है, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। कब किया गया था? 1989 में, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1988 में हुआ था, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की उम्र रख दी गई थी और पहली बार 28 मार्च 1989 से यह प्रभावी हुआ और 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में आम जो है कि चुनाव जब हुआ तो उसमें लोगों ने 18 वर्ष से ऊपर होने पर इसका प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 में। मैंने लास्ट में 1988 बता दिया क्या? वैसे 1988 ही रहेगा, ये 89 नहीं रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 33। यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है कि किस संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई है? तो 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह चीज़ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है 61वां संवैधानिक संशोधन निम्नांकित में से किस एक से संबंधित है? तो यह मतदाताओं की आयु घटाए जाने से संबंधित है, जो 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है, जबकि आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 326 प्रदान करता है। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के द्वारा एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी बता दी गई है? तो 18 वर्ष बता दी गई, जिसको 61वें संवैधानिक संशोधन से किया गया और 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 38। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है इसमें? यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 1 3 4, 1 2 3, 2 3 4 या सभी चारों? तो आप देखोगे यहाँ पे कि सभी चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे पता चले कि मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। यह निर्गम मत सर्वेक्षण जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। निर्गम मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है और साथ ही साथ निर्गम मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई एक प्रशासनिक युक्ति है। और ये प्रश्न 1994 का दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। फिलहाल इसका ए सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों की अब कोई भी संभावना नहीं दिखती है। चलिए 40 को भी छोड़िए, वो भी संख्यात्मक है। 41 पे हम लोग देखते हैं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने अपने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगर आपको ऑप्शन दे रहा है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 और केवल 2 और 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी स्टेटमेंट ही बस सही है, यानी कि केवल 2 सही है। क्या सही है? केवल 2। अर्थात 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ा था। किससे? 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 में हुए संशोधन के तहत
धारा 33 के 7 में प्रावधानित किया कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों से उपचुनाव में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार पहला कथन गलत है, क्योंकि उसमें लिखा था कि 3 या उससे अधिक से लड़ सकता है, तो ये गलत है, केवल 2 से लड़ सकते हैं। दूसरा कथन क्यों सही है? क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 91 में लोकसभा चुनाव में रोहतक, सीकर और फिरोजपुर के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, परंतु वे तीनों सीटों पर विजयी हो गए थे। वो उस तीनों सीटों पे हार गए थे, पराजित हो गए थे। और कथन 3 का प्रश्न है, तो यह वर्ष 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित अवश्य किया गया था, परंतु इन संदर्भ में कोई भी नियम नहीं बनाया गया, तो यूपीएससी द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन जब हुआ 1996 के द्वारा तो क्या किया गया? इसमें निर्वाचित विधि में हुए हाल ही में संशोधन के विषय पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाती है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है, बिल्कुल सही बात है ये भी। और कोई अभ्यर्थी अब 1 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता, यह बात गलत है। अभी भी मैक्सिमम आप 2 सीटों से लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 43। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किसकी? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। सी स्टेटमेंट सही है। आइए समिति को पढ़ते हैं हम लोग। दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधारों पर एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों के निर्धारित संख्या के किराए का भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। इस सरकार के द्वारा ये सारी चीज़ों को निर्धारित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। किससे संबंधित था? निर्वाचन सुधारों से। क्वेश्चन हम लोग 45 देखेंगे। यहाँ पे दिया जा रहा है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। यह बात गलत है, क्योंकि एससी के लिए जो सीटें वो तो हैं 84, ये सही है, लेकिन एसटी के लिए मेरे दोस्तों 47 सीटें हैं, और ये दोनों ही सीटों के प्रावधान में लोकसभा में बता रहा हूँ, जबकि यहाँ 44 है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। तीसरा, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। यह भी आप देखेंगे तो आपका सी आंसर होगा कि पहला और तीसरा गलत है, लेकिन दूसरा सही है। दूसरा सही क्यों है? क्योंकि आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। और परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है मेरे दोस्तों? तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। 2008 के परिसीमन के तहत क्या किया गया है कि 84 सीटें तो मिली है अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट को, और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों को मिली हैं। और जो परिसीमन आयोग के गठन की बात है, तो ये स्पीकर नहीं बल्कि अनुच्छेद 82 के तहत संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया जा रहा है कि भाई परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, जो उसने कह दिया है हम उस पर विचार करेंगे। और दूसरा भी सही है कि इसमें उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो सी स्टेटमेंट सही है कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो ये तो थे आपके जो है कि प्रश्न। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस क्लास को मिस मत करिएगा दोस्तों। कल इसकी क्लास जो है कि सुबह अपने टाइम पे मॉर्निंग में 9 बजे जरूर आ जाएगी, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और मुश्किल से अब 2 से 3 क्लासेज और होंगी जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी भी कवर हो जाएगी। फिर हम लोग एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री को भी शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।